जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आपका यूपी होमगार्ड का जो एग्ज़ाम है 25, 26, 27 अप्रैल से जो आपका एग्ज़ाम होना है, तो आप सभी को पता है इसमें आपके जनरल अवेयरेंस के पूरे 100 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें जीके जीएस होगी और करंट अफेयर होगा, और यहाँ पर यूपी होमगार्ड से संबंधित भी क्वेश्चंस होंगे और यूपी जीके के भी क्वेश्चंस होंगे। तो आज की इस वीडियो में उन तीनों दिन की परीक्षाओं में जो जो यूपी होमगार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो ये वीडियो आपके लिए कंपलसरी है। अगर होमगार्ड की परीक्षा को आप क्लियर करना चाहते हैं तो ऐसे कुछ नहीं आपके एग्जाम में 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चन में होमगार्ड लिखा होगा, यूपी होमगार्ड। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग तैयार करिए और अपनी परीक्षा को क्रैक करिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में होमगार्ड विभाग का गठन कब किया गया था या कब हुआ था। तो 1963 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, 1963। और नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी होमगार्ड किस विभाग के अधीन काम करता है। तो मैं कह सकता हूं ये गृह विभाग के अंतर्गत काम करता है यूपी होमगार्ड, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए, कह रहा है होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या है। देखिए, के बारे में जानकारी नहीं है तो आप रट लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैसे भी ये आपके लिए बहुत जरूरी है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप सही जवाब तक पहुंच जाएंगे। तो होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या, राज्य पुलिस को सहायता देना होता है या सेना का हिस्सा बनना होता है, बैंकिंग सुरक्षा, बैंकिंग से कोई मतलब नहीं, रेलवे से कोई मतलब नहीं है। तो मैं कहूंगा जो राज्य की पुलिस होती है इसको सुरक्षा देती है होमगार्ड, यानी कि जहां पर इसकी जरूरत होती है वहां पर होमगार्ड को तैयार कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यूपी होमगार्ड का नियंत्रक कौन होता है। तो अगर बात की जाए तो यहाँ पर एडीजी रैंक के जो अधिकारी होते हैं, तो ये यहाँ पर जो ये अधिकारी हैं वही होमगार्ड के नियंत्रक कहलाए जाते हैं, कमांडेंट जनरल कहलाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, होमगार्ड सेवा किस प्रकार की सेवा होती है। तो क्या ये साथियों स्थायी सेवा होती है या अंशकालिक सेवा होती है। इसको अंशकालिक नौकरी कहते हैं होमगार्ड सेवा, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, कह रहा है गृह रक्षक अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो ये 1963 में लागू किया गया था, गृह रक्षक अधिनियम, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए, कह रहा है यूपी में होमगार्ड का जो प्रशिक्षण है ये कहाँ स्थित है, यानी ट्रेनिंग सेंटर ये कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ दी जाती है। तो आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी ट्रेनिंग का मेरठ में होगी, लखनऊ, कानपुर, तो ये सभी जिलों के प्रशिक्षण केंद्रों में होंगी, जो कि अलग अलग होते हैं। तो सभी जिलों के प्रशिक्षण केंद्रों में आपकी ट्रेनिंग होगी, आपका प्रशिक्षण होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है होमगार्ड की नियुक्ति कौन करता है। तो आपकी नियुक्ति कौन करेगा, आपकी नियुक्ति साथियों एसपी साहब करेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी स्टूडेंट को इस सेशन को लाइक करते हुए चलना है और प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देते हुए चलना है। आप सभी से पूछा जा रहा है यूपी होमगार्ड किस प्रकार का बल होता है। आप सभी से पूछा जा रहा है क्या पैरामिलिट्रिक बल है या सैन्य सहायक बल है। ऑप्शन ए में दिया गया है पैरामिलिट्री या सैन्य या सहायक स्वयंसेवी बल या केंद्र बल। तो आपके क्वेश्चन का सही आंसर सहायक स्वयंसेवी बल है, ये यूपी होमगार्ड की नौकरी, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और यूपी होमगार्ड का मुख्य नारा क्या है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जिस विभाग में आप जा रहे हैं तो उसका नारा आपको नहीं मालूम है क्या, देश की रक्षा, राष्ट्र की सेवा, सेवा और सुरक्षा, कानून और व्यवस्था। तो यूपी का मुख्य नारा सेवा और सुरक्षा है, ये बात आपको याद कर लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी में होमगार्ड की ड्यूटी कौन तय करता है, एसपी, डीएम, थाना प्रभारी, ये सभी यहाँ पर इनमें से कोई भी आपकी ड्यूटी तय कर सकता है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा होमगार्ड किस यूनिफॉर्म कलर में होते हैं, यानी कि ये खाकी वर्दी में होते हैं, जैसे कि यूपी पुलिस की वर्दी होती है वैसे ही आपकी वर्दी होगी, बस थोड़ा बहुत फर्क होता है। या यूपी होमगार्ड की यूनिफॉर्म में होंगे तो खाकी वर्दी में होंगे, तो ये आपको याद कर लेना। कह रहा होमगार्ड किन स्थितियों में बुलाए जाते हैं, कब इनकी जरूरत होती है, क्या जब भीड़ नियंत्रण करना होता है तब इनकी जरूरत होती है, यातायात प्रबंधन से, या प्राकृतिक आपदा। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है इन तीनों में इनकी जरूरत पड़ती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ आपको कर देना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी इन सभी कामों में यूपी होमगार्ड की जरूरत पड़ती है। किस सेंट्रल एक्ट के आधार पर चलता है ये आपको बताना है, तो आपको याद कर लेना है पार्ट एक्शन एक्ट की अगर बात की जाए तो आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ देंगे, जो कि हुआ था 1963। आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ दे सकते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग एरर हुई है, 1963 आपको लगा देना है,
है कि होमगार्ड एक्ट 1963 यहाँ पर होना चाहिए था, और ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। होमगार्ड एक्ट 1963 एक्ट के आधार पर यूपी होमगार्ड चलता है, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूपी होमगार्ड मुख्य रूप से किसकी सहायता करता है? तो ये किसकी सहायता करता है? पीएसी की, सीआरपीएफ की? ये नहीं करता है। जिला पुलिस, यानी कि यहाँ पर ये आपका करेक्ट आंसर जिला पुलिस के आधार पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। यानी कि जहां आपकी तैनाती होगी उस जिले की पुलिस की आपको मदद करना होगा, ये काम आप सभी का होगा। और कह रहा है यूपी होमगार्ड का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना है। कह रहा है कमांडेंट जनरल की अगर बात की जाए तो ये यूपी होमगार्ड के प्रशासनिक जनक कहलाते हैं और या प्रशासनिक प्रमुख कहलाते हैं। और होमगार्ड का चयन किस स्तर पर किया जाता है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या राज्य स्तर या जिला स्तर, ब्लॉक स्तर या तहसील स्तर? तो यहाँ पर ये जिला स्तर पर किया जाता है होमगार्ड का चयन, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप सभी का हो जाता है। और यूपी होमगार्ड के जवानों को क्या भुगतान दिया जाता है? फटाफट आप लोग बताइए। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि अगर वाकई में आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जितना मैं आपको पढ़ाऊँ, जितना आपको तैयार करवाऊँ, उतना आप देख लेना, आपका पेपर निकल जाएगा। क्योंकि आपके पूरे जीके जीएस और करंट अफेयर, यूपी जीके और होमगार्ड से संबंधित पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस यहाँ पर करवाते हैं। और डेली इस चैनल के माध्यम से आपको क्लासेस मिलती है। 2 क्लास तो आपको डेली मिलती हैं सिधौली टीवी क्लासेस के माध्यम से। तो अगर आप एक ही क्लास देख लेते हैं तो आपकी परीक्षा तक तैयारी इतनी हो जाती है। मान लीजिए आप यहाँ पर आपका पेपर 25, 26, 27 अप्रैल को है, किसी भी शिफ्ट में आप बैठेंगे तो 100 में से आप लोग 85 क्वेश्चन बहुत ही ईजिली कर लेंगे। तो यहाँ पर ये दृढ़ तो यहाँ पर वो आपको ज़रूर देखना है। डेली मिलती हैं सिधौली टीवी क्लासेस पर आपको, और स्मार्ट स्टडी डीएस पर रिवीजन क्लासेस। सुबह आपको करंट अफेयर की क्लास मिलती है, 6 पीएम पर आपको डेली प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाता हूँ। तो यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाता हूँ वो रियल जैसे आपके पेपर पूछे जाएंगे एग्जाम हॉल में, वैसे ही आपको सॉल्व करवाता हूँ। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखना है। 18 नंबर क्वेश्चन की यूपी होमगार्ड्स के जवानों को क्या भुगतान के रूप में दिया जाता है? तो इनको दैनिक भत्ता दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए कह रहा है, यूपी होमगार्ड की भर्ती में मुख्य आधार क्या होता है? देखिए जो आपकी ये जो आपका सिलेक्शन होगा ये लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, या शारीरिक दक्षता परीक्षा, या इंटरव्यू, या मेडिकल टेस्ट। देखिए ये लिखित परीक्षा भी और शारीरिक दक्षता परीक्षा भी है, तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो लिखित परीक्षा सबसे ज़्यादा मायने रखती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा होमगार्ड किस बल की श्रेणी में आता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किस बल की श्रेणी में आते हैं आपसे पूछा जा रहा, तो ये ऑक्सिलरी फोर्स बल की श्रेणी में आते हैं। बल कह लो या फोर्स कहो, बात एक ही है। कह रहा है यूपी होमगार्ड एक्ट किस शासनकाल में पारित किया गया था? तो ये किसके शासनकाल में पारित किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में पारित किया गया था यूपी होमगार्ड एक्ट। याद कर लेना राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। यूपी होमगार्ड मुख्य रूप से किस कार्य में सहयोग करते हैं? कानून व्यवस्था बनाए रखने, बिल्कुल साथियों। आपदा राहत, आपदा से भी राहत देते हैं, यातायात का प्रबंधन भी कर सकते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है, उपयुक्त सभी। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूपी में होमगार्ड बटालियन का नेतृत्व कौन करता है? तो यूपी में होमगार्ड बटालियन का नेतृत्व यहाँ पर आपको बताना है क्या? पायलटून कमांडर या कंपनी कमांडर, बहुत सारे लोग होंगे। तो पूरी बटालियन का नेतृत्व कौन करता है? बटालियन कमांडेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ये बात याद कर लेना है। उसके बाद देखिए कह रहा है अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, होमगार्ड की यूनिट को क्या कहा जाता है? होमगार्ड की यूनिट को यहाँ पर पेलाटून कहा जाता है। क्या? पेलाटून कहा जाता है। और होमगार्ड की ड्रेस में कौन सा आइटम अनिवार्य होता है? क्या शोल्डर बैच होता है, या बेल्ट होता है? बेल्ट भी होती है, कैप भी होता है, इसलिए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सारी चीजें होती हैं होमगार्ड की ड्रेस में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यूपी होमगार्ड को किस स्थिति में अपरिहार्य माना जाता है? दंगल नियंत्रण की स्थिति में, या भीड़ प्रबंधन की स्थिति में, त्योहारों में सुरक्षा में, या
उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन करें, यूपी होमगार्ड किस प्रकार की शक्ति रखते हैं? तो यूपी होमगार्ड भैया किस प्रकार की शक्ति रखते हैं? क्या ये नियमित पुलिस जैसी शक्ति रखते हैं? देखिए वैसी शक्ति ये नहीं रखते, तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, सीमित शक्तियाँ। इनका कुछ दायरा होता है शक्तियों का, या कोई शक्ति नहीं, ऐसा भी नहीं कि कोई शक्ति ना रखते हों, न्यायिक शक्तियाँ रखते हैं। तो यहाँ पर कुछ लिमिटेड इनकी शक्तियाँ होती हैं, सीमित शक्तियाँ होती हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पुलिस जैसी इनके पास शक्ति नहीं होती है। कह रहा होमगार्ड की नियुक्ति कितने समय के लिए होती है, ये आपसे पूछा जा रहा, बताइए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये कितने, देखिए अनुबंध आधारित है ये, क्योंकि इनकी ये जो नियुक्ति है अनुबंध आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूपी होमगार्ड का प्रशिक्षण कितने चरणों में होता है? तो ये 3 चरणों में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और उसके बाद देखिए कह रहा है यूपी होमगार्ड की प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तकनीकी ज्ञान देने में, शारीरिक दक्षता और अनुशासन, या केवल हथियार प्रशिक्षण? देखिए जिसमें केवल आ जाता वो गलत हो जाता है, अगर यहाँ पर हथियार प्रशिक्षण हो जाता तो ये बात सही हो जाता है। तो ये यहाँ पर कार्यालय कार्य के भी नहीं होगा, तो यहाँ पर शारीरिक दक्षता और अनुशासन देने के लिए इनको ट्रेनिंग करवाई जाती है, इसलिए प्रशिक्षण इनका दिया जाता है, इसलिए राइट आंसर बी हो जाता है। सभी से पूछा जा रहा होमगार्ड को किस अधिनियम के तहत दंडित किया जा सकता है, यानी इनको दंडित भी किया जा सकता। तो यहाँ पर याद कर लेना होमगार्ड एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग इनको यहाँ पर प्रताड़ित या दंडित भी किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। उसके बाद यूपी होमगार्ड को ड्यूटी पर किसके समान माना जाता है? क्या पीएसी के समान माना जाता है, या स्पेशल पुलिस ऑफिसर के रूप में जाना जाता है, या बीएसएफ के रूप में, आर्मी के रूप में? तो यूपी होमगार्ड को ड्यूटी पर साथियों स्पेशल पुलिस ऑफिसर के समान माना जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करूं तो कह रहा है यूपी होमगार्ड के एक प्लेटून में सामान्यतः कितने जवान होते हैं? एज अ बटालियन आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर उस प्लेटून में कमांडर होते हैं और कई सारे होमगार्ड होते हैं, तो लगभग यहाँ पर कितने होते हैं आपसे पूछ लिया जाए तो लगभग 30 होमगार्ड होते हैं। 30 जवान आपको याद करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा होमगार्ड को हथियार चलाने का प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? तो ये कहाँ दिया जाता है साथियों? पुलिस लाइन में, बीएसए ऑफिस, ट्रेनिंग सेंटर, या स्कूल मैदान? तो ये ट्रेनिंग सेंटर में दिया जाता है होमगार्ड को हथियार चलाने की ट्रेनिंग सेंटर में दी जाएगी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। होमगार्ड की भर्ती में उम्र सीमा क्या होती है? तो यूपी होमगार्ड की भर्ती में उम्र सीमा की बात की जाए तो यहाँ पर आप तो साथियों आपका जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग कमेंट करके हमें बताइए। और आप लोग कमेंट नहीं करते, ये बहुत गलत बात है। तो यूपी होमगार्ड की उम्र सीमा की जब भी बात की जाए तो आप लोग क्या राइट आंसर बताएंगे? तो यहाँ पर अगर ऑप्शंस की बात करते तो 18 से 25 हो जाती है, 18 से 30। देखिए यहाँ पर लगभग आप लोग 18 से 30 लगाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। बाकी इसमें छूट वगैरह भी मिल जाती है, छूट की बात अलग होती है, लेकिन नॉर्मली आपको 18 से 30 याद कर लेना। कह रहा है यूपी होमगार्ड की ड्यूटी के समय किसके आदेश का पालन होता है? तो ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लोग फटाफट बताइए। क्या इसमें यहाँ पर थाना प्रभारी, एसपी या डीएम का हो सकता है, या ड्यूटी ऑफिसर, या थाना प्रभारी? यानी कि यहाँ पर आप लोग उपयुक्त सभी को लगाएंगे, इन सभी का पालन करना होगा आपको यूपी होमगार्ड की ड्यूटी में। होमगार्ड किन विशेष अभियानों में शामिल किए जाते हैं? देखिए एंटी रोमियो अगर मान लीजिए चल रहा है तो इसमें भी ये हो सकते हैं होमगार्ड। अपराध को नियंत्रण करना होता तो इसमें भी ये शामिल हो सकते हैं, और चुनाव ड्यूटी के समय भी इनसे काम करवाया जाता है। तो कुल मिलाकर इन सभी कामों में होमगार्ड की आवश्यकता पड़ती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूपी होमगार्ड का जिला प्रमुख कौन होता है? प्लाटून कमांडर होता है, कंपनी कमांडर होता है, डिस्ट्रिक्ट कमांडर होता है, या इंस्पेक्टर होता है? कमांडेंट ही यूपी होमगार्ड का जिला प्रमुख होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ बन जाता है। कह रहा होमगार्ड की तैनाती किस आधार पर की जाती है? क्या पुलिस बल की कमी के आधार पर? पुलिस बल कमजोर होता है तभी तो होमगार्ड की भर्ती की जाएगी, या भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, या प्रशासनिक आवश्यकता के लिए? तो इस सवाल का भी आंसर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं वो थोड़े से दिमागी क्वेश्चन होंगे, अगर आप थोड़ा अपने माइंड को लगाम में ऐसे 5 से 7 क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा होमगार्ड का वॉलेंटियर फोर्स होने का अर्थ क्या होता है? बिना पैसा, या अस्थाई और सहायक, सरकारी कर्मचारी, या सेना जैसा? तो यहाँ पर अस्थाई और सहायक आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है यूपी होमगार्ड के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए 10वीं पास होना चाहिए होता है कम से कम।
और उसके बाद देखिए यहाँ पर यूपी होमगार्ड का प्रत्येक जनपद में मुख्य कार्यालय कहाँ होता है, तहसील या डीएम ऑफिस, पुलिस लाइन या जिला पंचायत। तो ये पुलिस लाइन में होता है, पुलिस लाइन आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाता है। अगर बात करें इनकी जो नौकरी है ये कहाँ पर लगती है यूपी होमगार्ड में, तो यहाँ पर जब आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे तो आपके ही जिले में आपकी नौकरी लग जाएगी, कहाँ, आपके ही डिस्ट्रिक्ट में लगेगी। और बाकी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल हैं और यूपीएसआई वगैरह की होती है तो इसमें एक बॉर्डर को छोड़ करके अन्य बॉर्डर में आपकी तैनाती होती है। लेकिन होमगार्ड में ऐसा क्या होता है कि आपके जिले में ही आपको तैनाती मिल जाएगी, आपको नौकरी मिल जाएगी। होमगार्ड की कमान किस रैंक के अधिकारी के पास होती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताओ भैया यूपी होमगार्ड की कमान किस रैंक के अधिकारी के पास होती है? क्या डीआईजी के पास होती है? नहीं, एडीजी के पास होती है। मैं कहूँगा एडीजी साहब के पास होता है यूपी होमगार्ड का कमान, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। होमगार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो देश की सीमाओं की रक्षा करना या सीमा की रक्षा करना इनका प्राथमिक उद्देश्य नहीं हो सकता है। पुलिस बल की कमी को पूरा करना या विदेशों में सुरक्षा, तो विदेशों में ये क्यों सुरक्षा करेंगे, बैंकिंग से भी इतना कोई उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर प्राथमिक उद्देश्य की जब भी बात की जाए तो पुलिस बल की कमी को पूरा करना ही होमगार्ड का प्राथमिक उद्देश्य होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूपी होमगार्ड में महिला होमगार्ड की भर्ती कब स्टार्ट हुई? तो आप सभी को पता होना चाहिए 1992 से ये महिला होमगार्ड की भर्ती शुरू हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यूपी होमगार्ड की ड्यूटी से गैर हाजिर रहने पर क्या कार्रवाई की जाती है? तो यहाँ पर क्या चेतावनी दी जाएगी या ड्यूटी निलंबन या दंडात्मक कार्रवाई या उपरोक्त सभी? यानी कि यहाँ पर एब्सेंट हो सकते हैं, ड्यूटी से निलंबित भी किए जा सकते हो और दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। और आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पर उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। यानी कि ड्यूटी से गैर हाजिरी लगाए यहाँ पर कोई एब्सेंट हो जाता है तो ये इतनी आपके ऊपर कार्रवाई बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा होमगार्ड का बैच किस पर दर्शाया जाता है? ये किस पर दर्शाया जाता है? शोल्डर बैच के रूप में, कैप बैच के रूप में, बेल्ट बैच के रूप में? तो ये बेल्ट बैच के रूप में नहीं और ये शोल्डर कैप आपका जवाब हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना। कह रहा है यूपी होमगार्ड में प्लाटून कमांडर कौन होता है? तो ये कौन होता है? प्लाटून का प्रमुख को कहा जाता है प्लाटून कमांडर, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कह रहा है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये आपको याद कर लेना, मुंबई में ही आरबीआई का मुख्यालय है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। कह रहा है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? फटाफट बताइए। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जो होते हैं यही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं और नीति आयोग की स्थापना 2015 में ही इसकी स्थापना की गई थी। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है आप लोग बताइए? तो ये राष्ट्रपति करते हैं, नहीं प्रधानमंत्री करते, नहीं ये राज्यपाल जो करते हैं, ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। और मैं तो कहूँगा यहाँ पर राज्य स्तर पर जितने भी अधिकारी होते हैं वो सारे अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? वो राज्यपाल करते हैं। लेकिन जो भी केंद्र लेवल पर अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और उस सभा का नेतृत्व कौन करता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको लॉक कर देना है। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष अगर लिखा होता तो आपका जवाब क्या होता? एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनते हैं? क्या राष्ट्रपति चुनते हैं? नहीं, लोकसभा के सदस्य, बिल्कुल साथियों, लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? आपको याद कर लेना है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये आपसे पूछ लिया जाए तो कि यहाँ पर व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये किसके पास होती है भैया? राष्ट्रपति या अध्यक्ष या प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है सैंडर आयोग का संबंध किससे था? क्या न्याय से था, राजस्व प्रशासन या पुलिस प्रशासन या शिक्षा? तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। गीता रहस्य नामक
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? क्या बाल गंगाधर तिलक या विनोबा भावे या गोपाल कृष्ण गोखले? तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया इनका नाम है और इन्होंने ही भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार करवाया था। ये सब इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? तो यहाँ पर टोटल 80 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। तो वेदों की ओर लौटो का नारा ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था, इनके द्वारा दिया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो इस नारे की बात करें सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर जय हिंद का नारा दिया था। भारतीय संविधान को किसने बनाया था मुझे बताइए? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया या ब्रिटिश संसद ने या भारतीय संसद या गवर्नर जनरल? तो यहाँ पर मैं कहूंगा भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रेरित है या प्रभावित है? तो यहाँ पर आपको इंग्लैंड देश के साथ लगा देना है, ये संसदीय प्रणाली है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय या भगत सिंह? तो राजा राम मोहन राय की बात करें तो इनको ही आधुनिक गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुले हैं। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय हीरा संसाधन कहाँ स्थित है या कहाँ स्थापित है? तो ये सूरत में स्थित है। कहाँ पर है? सूरत में। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? या सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर या एच खुराना या अमृत सेन? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर। और ये क्यों पुरस्कार दिया गया ये एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इनकी किस रचना के लिए पुरस्कार मिला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी बताइए? तो मैं कहूँगा जो भील विद्रोह था ये कहाँ पर हुआ था, ये किस राज्य में हुआ था? तो ये महाराष्ट्र में ही तो हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हम्पी का खुला संग्रहालय ये किस राज्य में स्थित है? तो हम्पी का खुला संग्रहालय ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक में स्थित है हम्पी का खुला संग्रहालय। ऑप्शन कह रहा है किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ऑप्शन ए में दिया गया इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनवी या मुबारक शाह खिलजी? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मुबारक शाह खिलजी, इन्होंने ही अपने आप को खलीफा घोषित किया था। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? तो रॉलेट एक्ट को कहा था या मॉन्टेग्यू घोषणा, हंटर आयोग को या यहाँ पर कम्युनल अवार्ड? यहाँ पर रॉलेट एक्ट को बोला गया था काला कानून, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? तो तुगलकनामा इसके रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर इसके रचनाकार जो हैं, इस रचना के रचनाकार यहाँ पर अमीर खुसरो हैं। इनको यहाँ पर क्या कहा जाता है बताइए? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात या उत्तर प्रदेश? तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ये सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश या अकबर बारी या बाबर? ऑप्शन में दिया गया मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, अकबर या बाबर। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी बताइए? तो ये किसके द्वारा की गई थी? फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्वामित्र के द्वारा यहाँ पर गायत्री मंत्र की रचना की गई थी, जो कि विश्वामित्र के द्वारा ही की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन कह रहा है स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो ये कमेंट बॉक्स में आपको देना आंसर। ऑप्शन में दिया गया होलकर, सिंधिया, बुंदेल राजपूत या चंदेल राजपूत। तो आपको यहाँ पर देना है, कहाँ पर देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। और ये क्लास आपको कैसी लगी इसका फीडबैक भी देना है। और 80 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, आप लोग की स्कोर कार्ड अपना भी जरूर बताइएगा। तो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि इस बार यूपी होमगार्ड की परीक्षा को क्रैक करना ही करना है, तो यहाँ पर आपको ऑल क्लासेस की प्लेलिस्ट दे रखी है, आप लोग वहाँ पर उस प्लेलिस्ट को जरूर वॉच कर लीजिए। अगर आप उन सारी क्लासेस को तैयार कर लेंगे तो आपका बेस मजबूत हो जाएगा। जब बेस मजबूत हो जाएगा तो आप किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दिया, उस प्लेलिस्ट को वॉच कर लेना है, ऑल क्लासेस यूपी होमगार्ड। तो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, एक एक करके सारी वीडियोस को देख लीजिएगा। कहीं पर डबल स्पीड में भी देख सकते हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। सब कुछ आपका वहीं पर कंप्लीट करवाए हैं। आई होप आप लोग इतना काम जरूर करेंगे, ठीक है। तो और सबके सब साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे आपके एग्जाम में आने वाले। और दूसरी अगर बात करें यहाँ पर हम लोग
टेलीग्राम चैनल भी आपके लिए बनाए हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हो। उसमें आपको फ्री पीडीएफ क्लास की मिल जाती हैं और आपको क्विज सेक्शन मिल जाते हैं और कोई भी प्रैक्टिस पेपर होता है उसका फोटो भी वहां पर मिल जाता है। तो वहां पर जाकर के टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पोस्ट सेक्शन में, वहां से जाकर के उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये क्लास का फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो अगर इन सारी चीज़ों को आप करते हैं, एग्जाम के लिए सीरियस हैं, तो इस एग्जाम को क्रैक करना बहुत मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान काम है। तो इस वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में अगर आप शेयर कर सकते हैं तो आप उसमें जरूर इस वीडियो की लिंक डाल दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।